जुनैद और नासिर की जो ये बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है, इसके अंदर पुलिस की गाड़ी भी शामिल है और गौशाला की भी गाड़ी शामिल है। हत्याएं की गई हैं तस्करी का नाम लेकर। मंत्री मोदी जी ने 6 अगस्त 2016 को उन्होंने ये कहा कि ये जो गौरक्षक हैं इनमें से 70-80% दिन में तो गौरक्षक बने होते हैं और रात को गोरख धंधा करते हैं। राजनीतिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये घटनाएं हो रही। हिंदू मुसलमान की, कहीं हिंदू ईसाई की, कहीं जात पात की पाड़ेबंदी करना चाहते हैं। एकता पर हमला है, ये मजदूरों की एकता के ऊपर हमला है। धर्म की चाहते कर रहे, हिंदू धर्म के नाम से कोई हिंदुओं से लेना देना। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कॉमरेड इंद्रजीत, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। लंबे टाइम से किसान मुद्दा हो या मजदूरों के मुद्दे हो या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी हमला हो, उस पर बड़े बेबाकी से उससे लड़ते हैं, तरीके से लड़ते हैं। और अभी जो मेवात का एक मसला चला हुआ है, जिस प्रकार से गाय के नाम पे लगातार अलग अलग समय पे वहाँ हत्याएं हुई हैं, गाय के नाम पे लोगों को उठाया है, उठा के मारपीट की और फिर जेल में डाल दिया गया है। ये पूरे इस मसले पे कॉमरेड इंद्रजीत और इनके साथी लगातार मेवात पे नजर बनाए रखते हैं, मेवात में जाते हैं, पीड़ितों की मदद करते हैं और जो धार्मिक जो ध्रुवीकरण बढ़ाने की जिन लोगों की कोशिश है उसको तोड़ने की तरफ भी लगातार लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। चाहे वो पहलू खान की हत्या हो या रकबर की हत्या हो या अभी जुनैद और नासिर की हत्या हो। तो कॉमरेड इंद्रजीत हमारे साथ है। सबसे पहले आपका स्वागत कॉमरेड साहब। नमस्कार। कॉमरेड, जिस प्रकार से ये लगातार हत्याएं हैं मेवात के अंदर, कारण क्या है, क्यों इस प्रकार की हत्याएं की जा रही है और मेवात की सच्चाई क्या है? क्योंकि इस पर यहाँ छवि ऐसी बना दी गई है कि मेवात के लोग यहाँ से गायें लेके जाते हैं तस्करी के लिए, तो क्या मेवात में गायें नहीं है? ये एक ऐसा बहुत बड़ा मिथ्याकरण है वास्तव में, जो एक बड़े राजनीतिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये घटनाएं हो रही हैं। नफरत फैलाने का काम, हिंसा फैलाने का, ये एक कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी रणनीति के हिसाब से या जो एक धार्मिक कट्टरता का जो एजेंडा है आज जो शासन में लोग हैं उनका, उन्होंने सुनियोजित ढंग से मेवात को हमारे यहाँ चुना है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे चुन रखे हैं, जिसके आधार पर मतलब हिंदू मुसलमान की, कहीं हिंदू ईसाई की, कहीं जात पात की पाड़ेबंदी करना चाहते हैं। और हरियाणा की जनता वाकिफ है इस बात से, यहाँ भी पहले से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और उसके राजनीतिक फायदे उठाए गए हैं। दरअसल मेवात हमारा एक ऐसा इलाका है जो यूपी और राजस्थान, हरियाणा तीनों जगह फैला हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से कोई भिन्न नहीं है, वो खेती पर निर्भर हैं, किसान हैं और इन इलाकों ने इस समुदाय जो है, खासतौर पे मेव मुस्लिम जो हैं, इस समुदाय ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज से नहीं, मतलब अंग्रेजों से भी, मुगलों से भी, और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए। पिछड़ा हुआ रखा गया उस इलाके को दंडित किया गया है, दंडित बोलना चाहिए, दंडित किया गया है वास्तव में। और सत्ता के खिलाफ लड़ने के के लिए दंडित किया गया। न सिंचाई की व्यवस्था है, न कृषि विकसित हुई, न तालीम है, न उद्योगीकरण है, हर लिहाज से ही पिछड़ा रखा गया। जबकि गुड़गांव के बहुत नजदीक है, एक तरफ तो गुड़गांव है, गुड़गांव बिल्डिंग का ही हिस्सा था वो, और जब गुड़गांव विकसित हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता था? तो ये एक है जो प्रतिशोध लेने की जो एक स्थिति बनती है, प्रतिशोध लिया गया है उस पूरे इलाके और पूरे समुदाय के साथ। अब बात यह है कि वो किसान है, पशुपालक है, कृषि जितनी कम विकसित है उतना ही पशुपालन पे ज्यादा जोर है और घर घर में गाय हैं वहाँ पर। तो जो गाय तस्करी की बात की जाती है, इस पे कई लोग सोचते नहीं है कि भी ये तस्करी हो रही है, क्या हो रहा है। वास्तव में कोई गाय की क्यों तस्करी करेगा? आप सोच के देखो,
गाय की तस्करी तो तब करेगा जब उसके वहाँ गाय की कमी हो, कहीं राजस्थान में कमी हो या हरियाणा में कमी हो। मेवात में तो प्रत्येक गांव में 400, 300, 500 गाय मिल जाती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, दूध वाली पशु पाली हुई तो गाय है ही है, लेकिन आवारा गाय कितनी है? सांड गाय मतलब कोई कमी है क्या? आप बताइए कितनी गौशालाएं हैं, और तो आवारा क्यों है फिर? कितनी बड़ी समस्या है खेती के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए। अगर मतलब ठीक है भाई, गाय के साथ लोगों की भावना क्यों जुड़ी हुई है? इसलिए जुड़ी हुई है कि गाय के ऊपर हमारी रोजी रोटी आजीविका जुड़ी हुई थी। बैल पैदा करती थी, बछड़े, उससे खेती होती थी। अब उसके बाद के दौर में अब किसी की गाय बछड़ा देती है तब खुश होते हैं कि बछड़ी देने से, बछड़ी देने से, क्योंकि दूध देगी वो। बदल गई चीजें मतलब। तो उसके अनुसार उस भावना को भड़काने के लिए यूज किया जा रहा है। तो मेवात का भी दुरुपयोग नाम का हो रहा है और गाय का भी हो रहा है, दोनों का हो रहा है। सबसे दुख की बात ये है असल में, और इसी वजह से ये हत्याएं की गई हैं तस्करी का नाम लेकर। कॉमरेड, मेरा एक और सवाल है कि जिस प्रकार से इतने अलग अलग दौर में हत्याएं हैं और अपहरण हैं, उसमें एक चीज निकल के ये भी आ रही है कि जो लोग इसमें शामिल हैं हत्याएं करने में, गौ रक्षा टास्क फोर्स के नाम से उसके सदस्य है। एक तो सवाल ये कि गौ रक्षा टास्क फोर्स को जो लीगली सिविलियन को हथियार दे दिए सरकार ने, जैसे सलवा जुडूम में दिए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, उस पे किसान सभा क्या सोचती है? और दूसरा एक चीज निकल के आ रही कि गौ रक्षा टास्क फोर्स में जो लोग शामिल होते हैं वो पैसा वसूलते हैं तस्करों से, या जिनको किडनैप कर लिया आम किसान से गाय लेके आ रहा है उनसे पैसा वसूलते हैं कि पैसा दोगे तो आपको छोड़ देंगे, नहीं तो पुलिस के मार्फत, पुलिस का, सरकार का और गुंडों का, कहीं ना कहीं जो गौरक्षक गुंडे हैं उनका एक वो बनता दिख रहा है, जो विधानसभा में भी ये बात आई है विधायकों के द्वारा। तो इसमें आप क्या कहते हैं? एक तो जो कानून बना हरियाणा में, गौ संरक्षण गौ संवर्धन कानून 2015, आप बताइए किस लिए बना? उसका आधार क्या है? वो इसीलिए बनाएगा दुरुपयोग होने के लिए, वरना गाय तो हमेशा से है। तो पहले कोई हमारे यहाँ गौ कैसे होती थी क्या? नहीं। और जहाँ हो रही है वहां तो अभी भी वो गौ मांस की बात करते हैं, भाजपा वाले इलेक्शन में नहीं कर रहे कि आप हमें बनाओ, हम ये सस्ता कर देंगे बीफ वहां पे, जैसे अरुणाचल में। तो ये कानून बनने के बाद, जब से ये कानून बना उसके बाद से ये काउ टास्क फोर्स वगैरह ये बना दी गई, बिल्कुल ही नाजायज तौर पर ये है। और ये पुलिस और जो अपने आप को गोरक्षक कह रहे हैं, उन दोनों की गिरोहबंदी है बुनियादी तौर पे, उसकी आड़ में, उसके पर्दे के पीछे। उसमें हथियार भी है, गाड़ियां हैं। अब वो जुनैद और नासिर की जो ये बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है, इसके अंदर पुलिस की गाड़ी भी शामिल है और गौशाला की भी गाड़ी शामिल है। तो ये क्या दर्शाता है? आप मतलब हम किसी की बात नहीं कर रहे। आप एक बात बताइए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अगस्त 2016 को उन्होंने ये कहा कि ये जो गौरक्षक हैं इनमें से 70-80% दिन में तो गौरक्षक बने होते हैं और रात को गोरख धंधा करते हैं, अपराध में शामिल रहते, गोरख धंधा करते हैं। वो स्पष्ट सी बात है का। उसके बाद वो चुप क्यों हो गए? किसने चुप किया? वरना उसके बाद से तो ये समस्या बढ़ी है। ये वास्तव में एक ध्रुवीकरण ऐसे दौर में करने में, लोगों को फूट डालने में है। किसानों की एकता पर हमला है, ये मजदूरों की एकता के ऊपर हमला है धर्म के नाम का। आप देखो 1 साल आंदोलन चला, उसमें हिंदू किसान को भिड़ाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। मेवात के अंदर जो नोएडा में बहुत बड़ा बॉर्डर के ऊपर वहाँ 1 साल तक कार्यक्रम चला और पिछड़े हुए इलाके के बावजूद हजारों महिलाएं शामिल होती थी, हम जाते थे वहां पर, वो सफल हुआ आंदोलन। इससे ये सबसे ज्यादा भयभीत है कि आने वाले समय में जो ये कृषि को कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा अवरोध और रोड़ा ये किसानों की एकता है। किसान आंदोलन हुआ, उसको तोड़ना चाहते हैं। वरना आप देखिए, बिल्कुल कोई इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता का सवाल ही। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये जो गांव है घाटमिका गांव के अंदर जहां हम गए थे, अभी आप भी गए,
उस गांव में 4 गांव की एक पंचायत है और बनिया बरादरी के कुल 4 घर हैं, 20 वोट हैं और 4 बार से सरपंच वहाँ राम अवतार जो बनिया समुदाय से हैं वो सरपंच हैं और वो अब मौजूद थे वहाँ हमारे सामने में। ऐसे पूरे मेवात में अनेकों उदाहरण और एक गांव नहीं, डिंगर हेरी में पंडित सरपंच है, बहुल गांव है डिंगर हेड़ी का, गोड़ा गांव में जाट सरपंच है, बिछोड़ गांव है जाट सरपंच है, खेड़ा खलीलपुर जहाँ का एक लड़का हमारा जाट सरपंच है और हर जगह वहां पर जो हिंदू बरादरी के हैं उनकी मामूली संख्या है। तो अगर ये धार्मिक कट्टरता और इस तरीके की बात होती तो ऐसा नहीं होता। तो बल्कि हमारे यहाँ तो वास्तव में ये कहा जाता है, मतलब किसान तो जाट को ही कहते हैं, भाई जाट का क्या हिंदू और मेव का क्या मुसलमान, ये सुनते आए हम हमेशा से। उस तरह कभी कट्टरता धर्म की नहीं रही है और हरियाणा में ही कभी नहीं रही। आज वो पंचायतें कर रहे हिंदू धर्म के नाम से, कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। क्या किसान हिंदू नहीं है जिनकी आजीविका बर्बाद कर दी? क्या ये हिंदू नहीं है जो करोड़ करोड़ नौजवान जिनका रोजगार और शिक्षा चौपट कर दी? या वो मजदूर क्या हिंदू नहीं है जिनको आज नरेगा या कोई भी सुविधा किसी तरीके की दी नहीं जा रही है, भूमि से बेदखल किए गए हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? मेरा कॉमेडी एक सवाल है, आपकी बात जो कह रही हो कि जैसे किसान आंदोलन हुआ और पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई हरियाणा में जिसमें हरियाणा पंजाब के लोग शामिल हुए और मेवात के लोग किसी आंदोलन में हरियाणा के बाकी हिस्से के साथ शामिल हुए, क्या ऐसी कोई एकता तोड़ने की कोशिश है सरकार की तरफ? मैं कह रहा हूँ कि ये उसी एकता के ऊपर इसलिए हमला है। एक तो आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिजली बिल और जो इस प्रकार की जो समस्या है भूमि अधिग्रहण की, उसके ऊपर बड़े आंदोलन होने वाले हैं। और दूसरा ये कि आने वाले समय में ये जो चुनाव होंगे, अब मतलब आप हरियाणा के अंदर देखने लगे तो भाजपा जजपा की जो सरकार है उसको कोई जन समर्थन प्राप्त थोड़ी है, वो तो माइनॉरिटी में थी, गवर्नमेंट को बहुमत ही नहीं मिला था। अगर जजपा विश्वासघात नहीं करती तो उनकी सरकार नहीं बनती। तो पहले ही उनका जन आधार बहुत छोटा है और अब जिस तरीके के वातावरण बने हुए हैं, आप बताइए सरपंच क्या चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, उनको तो सबको आपने भ्रष्ट बना दिया, चोर बता दिया, चोर तक बता रहे हैं। अभी तक 1 रुपए की ग्रांट आई नहीं, जो सरपंच बन के आया है उसको शुरुआत में बोल दिया कि ये तो चोर है। तो उस एकता के ऊपर ये नजर है और चुनाव के अंदर पाड़ेबंदी करना चाहते धार्मिक आधार के ऊपर। ये कारण है इन हत्याओं के पीछे, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है और ये संभल के रहना पड़ेगा हरियाणा की जनता को कि वो इस जाल में ना फंसे ये जो बुन रहे हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ, एकता बनती दिख रही, उस एकता के खिलाफ चुनौतियां भी आ रही है। ये जो गौ रक्षा टास्क फोर्स बनी है, इसमें नई नई जो गौशालाएं खुली हैं और इन गौशालाओं के जितने भी संचालक हैं लगभग वे गौ रक्षा टास्क फोर्स से जुड़े हैं और 40 करोड़ से 400 करोड़ का बजट करना उन्हीं को फायदा होगा। तो आपके सामने क्या चुनौतियां हैं कि आप इन्हीं किसानों के बच्चे हैं वो जो गौ रक्षा टास्क फोर्स में जुड़े हैं, गौशालाओं से जुड़े हैं, कि उस चुनौतियों कैसे निपटाओगे कि इस जाल से ये बच पाए, इस गुंडागर्दी से भी बच पाए? क्योंकि उनकी गाड़ी उस हत्या में कैथल का व्यक्ति शामिल है, जींद का शामिल है, भिवानी के इलाके का शामिल है, मोनू मानेसर की तो टीम है ही है वहाँ पे, और गाड़ी भी गौशाला के अंदर जींद में पाई। मैं कह रहा हूँ गौशाला की गाड़ी पकड़ी गई है। किसानों को कैसे वो करना चाहोगे कि इन संघ के इस नफरती एजेंडे से अपने बच्चों को बचा पाए? देखो बात ये है, अभी कई गांव से हम भी किसान सभा की मीटिंग में बात आती है, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके गाड़ी किराए की करके और आवारा पशुओं को गाड़ी में बिठा के मतलब 100 किलोमीटर दूर छोड़ाते हैं और वो वापस आते हैं तो अगले दिन और किसी गांव के उनके गांव में छोड़ जाते हैं। एक इस प्रकार की छोड़ने में आपस में गांव के झगड़े भी। अगर वास्तव में इनको इसके ऊपर नियंत्रण करना है, अभी तो ये हम भी पहले अब गुजरात में कह रहे हैं कि जो सांड है उनकी नसबंदी करेंगे आवारा पशुओं से लोगों को बचाने के लिए। तो मतलब हम तो यहाँ पहले से भी कह रहे हैं कि कई तरह के हमें उपाय करने की जरूरत है। और अगर मान लो ये जो नकली गौ रक्षक बने हुए हैं और जो नकली धर्म रक्षक बने हुए हैं, वो अगर एक एक भी बांध लें गाय, आप ये तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसको इतने करोड़, तो
कुछ लाख पशु एक एक बांध लो, इनके घर तो एक बछिया भी नहीं। मेवात में सबके घर गाय है। गाय रखेंगे मेवात वाले किसान मजदूर, लेकिन गौ रक्षक ये है। मतलब ये भी एक हो गया ना कि गाय के साथ फोटो खिंचा लेना, गाय के साथ प्यार करते दिखाना कि ये मेरी माँ है, वही गौ रक्षा बन के रह गई। अब आप टास्क फोर्स के कानून की बात कर रहे हैं ना, आप देखिए मतलब तस्करी किस चीज की हो रही है, नशे की हो रही है, चिट्टे की हो रही है, ड्रग की हो रही है, शराब की हो रही है, उसके लिए तो कोई नहीं मतलब टास्क फोर्स बनी, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। मतलब जो ये ठेकेदार बने हुए नशा रोकने के लिए, बर्बाद हो रहा है हमारा हरियाणा पंजाब की तरीके से उस रास्ते के ऊपर जा रहा है। अब कोई टास्क फोर्स महिलाओं की रक्षा करने के लिए तो नहीं बन रही है। यहाँ तो एक मंत्री पर यौन शोषण का आरोप है, खिलाड़ी लड़की का, सारा हरियाणा बोल रहा है। वहां तो कोई टास्क फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, बाढ़ खेत को खाने लग रही है। लेकिन टास्क फोर्स अल्पसंख्यकों के खिलाफ बन गई है, और वहां मतलब साजिशें रचने के लिए, वो गिरोह बनाने के लिए आपने टास्क फोर्स का फट्टा उसके ऊपर लगा दिया, तो खुलेआम अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली बात है जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा है वास्तव में, और देश के लिए बहुत घातक है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा एजेंडा एकता का है, संघर्ष का है, आने वाला जो चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो रोजी रोटी बर्बाद की गई है और ये सद्भाव को बर्बाद करना चाहते हैं, इनको चेतावनी देनी पड़ेगी, या तो आप इस रास्ते को बदलो, नहीं तो लोग आपको बदलेंगे चुनाव के अंदर। और मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला उठता है, हिसार में भी जो मरे हुए पशु उठाते थे, वहां एक गाय काटने का मुद्दा बनाया गया, लेकिन वो टाई फीस हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि वो वाल्मीकि जाति से थे, गाय मरी हुए पशु को उठाने के लिए। तो ऐसा पूरा मामला, चलो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा का विपक्ष चुप है, शुरुआत करता है मेवात से कोई भी यात्रा की, अभय चौटाला ने शुरुआत की है, उससे पहले जिस दिन हत्या हुई उससे अगले दिन दीपेंद्र हुड्डा की वहां पे सभा थी, लेकिन एक शब्द वो विपक्षी पार्टियां नहीं बोल रही हैं। और किसान सभा से दूसरे भी जो किसान संगठन है, जो बहुत बड़े किसान संगठन दिल्ली यूपी में पूरे इलाके में है, उनको वो नहीं बोल रहे। तो क्या संदेश देना चाहोगे कि नफरती लोगों से बचने के लिए क्या किया जाए, और आपका एजेंडा भविष्य में क्या रहेगा किसान सभा का? विपक्ष जो है ना, उससे ये अपेक्षा की जाती है, लोग अपेक्षा करते हैं कि वो संरक्षण, देखो लोगों की आवाज उठाए, उनकी मतलब आज क्या कहते हैं मतलब लाइफ एंड प्रॉपर्टी सब कुछ थ्रेट हो रहा है, मतलब आजीविका तो हो ही रही है, उनको बोलना चाहिए। लेकिन आप ये बात देखिए कि ये किस मौके के ऊपर ये ऐसा काम कर रहे हैं। आप मतलब पशुपालन का धंधा तो चौपट कर दिया, कोई भी आदमी गाय को, इवन भैंस तक पर आप गाड़ी में बिठा के इधर से उधर नहीं ले जा सकते। ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल चौपट कर दिया वो। और वो चौपट कर दिया तो जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी उद्योग, उस हमारे डेयरी उद्योग की मार्केट के ऊपर विदेशों के कारपोरेट की नजर है। वो अपना दूध, अपना पाउडर, अपना मक्खन, अपना यहाँ बेचना चाहते हैं वो हमारी इंडिया की मार्केट में, और इधर से ये इस व्यापार को चौपट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये उन्हीं का काम कर रहे हैं जो कारपोरेट सेक्टर यहाँ चाह रहे हैं। मतलब इससे हम इस लिंक को जोड़ रहे हैं कि जब खेती को कारपोरेट के हवाले करने में मोदी सरकार बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं कर रही, डेयरी उद्योग उसको भी, तो डेयरी उद्योग को भी बर्बादी के ऊपर लाने में ये जो तथाकथित गोरक्षक हैं उसी काम के अंदर लगे हुए हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो कॉमरेड इंद्रजीत हमारे साथ थे, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और लंबे टाइम से लड़ते रहे हैं, और बड़ी स्पष्टता से बातचीत की है कि जो गौरक्षक है वो कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, और कारपोरेट इस देश को गुलाम बनाना चाहता है, आपकी खेती छीनना चाहता है, आपके मकान छीनना चाहता है, और ये जो आप एक एक दो पशु पालते हो इसको भी छीनना चाहता है डेयरी के साथ साथ। तो अब आप देखिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आपके पूर्वजों ने उन्हीं कारपोरेट को, उन्हीं साम्राज्यवादी ताकतों को अपना बलिदान देके भगाया था, और आप उन
को अपने पूर्वजों के खिलाफ जाकर उन्हीं कारपोरेट को, साम्राज्यवादी ताकतों को यहाँ बुला रहे हो, और धर्म के नाम पे जो यहाँ एकता बढ़ती दिख रही थी जिसने अंग्रेजों को भगाया था, उसी धर्म के नाम पे बनी एकता को आप तोड़कर साम्राज्यवाद का ही फायदा कर रहे हैं। तो कॉमरेड आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो ये मेहनत कर रहे हो, निश्चित रूप से आज लोगों के अंदर ये पर्दाफाश होना जरूरी है कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या। ये भी जानना जरूरी कि गाय मेवात के लोग पालते हैं, प्रत्येक गांव में 300 से 400 गाय दूध वाली मिलती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हम गौ रक्षक बने फिर रहे हैं, हमारे आसपास नजर घुमाइए, गांव में कितनी गायें लोग पाल रहे हैं, या गाय है भी या नहीं भी है तो कौन सी है, जबकि वहां देसी गायें हैं। और जो गौ रक्षकों का एक बार अपने आसपास देखिए कि जब वो गौ रक्षक नहीं थे तो उनके आर्थिक हालात क्या थे, और गौ रक्षक बन गए, कोई गौशाला खोल ली तो आज उनके पास गाड़ियां भी आ गई, आज उनके पास इतना पैसा आ गया, मकान भी बना लिए। तो कहीं ना कहीं ये गौ रक्षा भी आर्थिक जुड़ गई है कि पैसा वसूलने का ही धंधा। न्याय जो है ना वो तो मिलना ही चाहिए। आप मतलब जो जिसने ये घृणित अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और वो इतने गरीब परिवारों से थे, आपने जाके देखा, हमने जाके देखा। मतलब वो जो नासिर है वो एक अपना कमरा नहीं, उसका भाई के कमरे में रहता है। और मुझे दुख हुआ इस बात का कि वो दिहाड़ी करके एक कमरा बनाना चाहता था, नींव खोदी हुई है। मतलब अब सरकार को कम से कम उनकी क्या विफलता नहीं है ये कि इस तरीके से अपहरण करके ले गए, तो उनको कम से कम पर्याप्त कोई आर्थिक सहायता देते। हम जो किसानों के अंदर ही 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करके जो करते हैं, हमने बल्कि 1-1 लाख रुपया मामूली कह सकते हैं, आप उसको बड़ी मदद की है उनकी। और उन्हीं की नहीं, हमने तो जहां भी हुआ है ना, ये हमारा जो टोल प्लाजा के ऊपर जब आंदोलन चल रहा था यहाँ, तो बस्ताड़ा के ऊपर भाई सुशील शहीद हुआ, वहां भी हम आर्थिक मदद किसान सभा की तरफ से दे के आए। ये भी हमारी मांग है, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किए जाएं। और ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे इस तरह धर्म के नाम की पंचायत, हरियाणा में कोई रिवाज नहीं है धर्म के नाम पे पंचायतें करने की। और मेवात के अंदर तो बल्कि आज तक कभी किसी ना इस्लाम के नाम पर ना हिंदू के नाम पे, अब इन्होंने ये बीमारी वहां पे शुरू कर दी जहर फैलाने की। मान लो वहाँ पे मुस्लिम है, उन्हीं तो चाहिए इस्लाम के नाम पे पंचायत, कभी नहीं हुई, लेकिन हो रही है। हाँ, जो वहाँ अल्पसंख्यक वहाँ बल्कि पाल है। हाँ। ये जैसे खाप कहते हैं उस तरह की पाल है, वो गांव की गोत्रों की भी, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। वास्तविकता ये है। अभी परसों कम से कम 10,000 लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया है इन हत्याओं के खिलाफ। उसमें हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम बिल्कुल शामिल थे, हिंदू भी वक्तव्य वहाँ दे रहे थे बड़े बेबाकी से। तो मैं कॉमेडी में कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में ना, अगर मान लो किसी चीज से एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी से और मौत हो जाए, तो भविष्य में हम उस गाड़ी को रखते नहीं घर में। लेकिन मैंने ना कई घरों में देखा है, रकबर की जैसे हत्या की, वो 65,000 की गाय खरीद के ला रहा था दूध वाली, उसकी हत्या कर दी गई। 4 साल बाद जब उनके घर गए अब, तो उसके घर में अब भी दूध वाली गायें हैं। देखो, गाय के नाम पे जिनकी हत्या हुई उनके घर में आज भी गायें। उस दिन भी 5 थी, रकबर के घर में 5 गाय हम देख के आए, ऐसी बात नहीं। और अब भी उसके गायें हैं। तो ये सोचने की बात है कि असली गौ भगत कौन है, गाय की नस्ल कौन बचाना चाहता है, और गाय को के नाम पे राजनीति कौन कर रहा था। तो धन्यवाद।